Recording in progress. अच्छा। नहीं, उन्हें आप ये पुश करें कि सर कवर करें एक्स्ट्रा चीजें, मतलब क्लास के साथ ही कवर करें ना, बाकियों को भी कवर कराएं। ठीक है, तो बेसिक चीजें तो बैचलर्स में होती है ना। तो बट ये कि अभी एक रिसर्च स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मास्टर्स और पीएचडी दोनों को दे कैन ही कैन ट्रीट इक्वली। तो वो आप थोड़ा पुश करें उनको, और क्लास पे पुश किया करें। आई क्लास में उनसे कहेंगे हाइब्रिड मोड पे क्लास लें। अगर आप नहीं भी आते तो उन्हें भी जूम सेशन या गूगल क्लासरूम के अंदर सेशन लें, और पुश हम, क्योंकि टीचर को जब तक आप पुश नहीं करोगे ना, वो जनरली स्पीकिंग जो है वो थोड़े से पुश करना पड़ता है। तो पुश हिम तो दैट ही कम प्रिपेयर्ड, ही गिव यू एक्स्ट्रा। जरूरी नहीं था कि हर टीचर आपको ठीक समझा पाए, लेकिन एटलीस्ट वो आपको कंटेंट इंट्रोड्यूस करे, और बेशक आपको एक सेल्फ टास्किंग दे दे कि आप खुद करें, बट लेके तो चले ना। ठीक है। हाँ, तो उन्हें उनसे बेशक आप करिकुलम जो कवर करना चाह रहे हैं, कोर्स कंटेंट, वो मांगे। ठीक है, और अकॉर्डिंगली उनको पुश करें कि सर फलां किताब जो है ना, ये आप इसको कराएं। ठीक है, ताकि टीचर को भी एहसास हो कि जी क्लास जो है वो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहती है। ठीक है, क्योंकि जनरली होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो खुद भी ये नहीं चाहते कि कोई चीज़ कवर एक्स्ट्रा की जाए, तो वो बस चुप रहते हैं। जब चुप रहते हैं तो फिर टीचर भी कहता है ठीक है यार, कोई चीज़ ये करना ही नहीं चाहते तो फिर क्या जरूरत। तो आप उनको जब पुश करेंगे तो होपफुली वो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर कवर करेंगे, और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें होंगी। ठीक है। एडिशनली मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये भी की थी कि आप जो है वो जो आपके ऑनलाइन मूक्स के जो सब्जेक्ट्स या कोर्सेज हैं रिलेटेड, उनको भी साथ अलाइन कर लो, और उनकी सर्टिफिकेशन भी ड्यूरिंग इस टाइम पीरियड में आप कर लें। क्योंकि असल में तो आपने अपना फ़ायदा देखना है ना, कि जी आप जब निकलें तो आपके पास एक रीजनेबल अच्छी स्ट्रेंथ हो। तो वो आप उसको जो है ना ज़रूर ड्यूरिंग या ये सब्जेक्ट के अंदर उनको आप ज़रूर साथ लिंक करें, और वो चीज़ें भी मुझसे भी शेयर कीजिएगा, इंस्ट्रक्टर से भी शेयर कीजिएगा जी कि मैंने ये एडिशनल इसमें क्वालिफिकेशन की है, तो मुझे अकॉर्डिंगली ग्रेड इस पर्सपेक्टिव से भी करें कि मैंने ये चीज़ें जो है वो देखी है इसमें। ठीक है, ट्राई टू मेक इट ग्रेडेड एक्टिविटी। वो जो आप कर रहे हो ना, उसको सिर्फ ये नहीं कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर ना देखो, बल्कि उसमें प्रॉपरली रजिस्टर करो, गेट द सर्टिफिकेट। ठीक है, देर इज नथिंग हार्म इन इन्वेस्टिंग अ लिटिल मोर मनी, बट इट वुड पे यू ऑफ। ठीक है, तो उसमें आपने कंजूसी नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना है। ओके जी, सो एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न, चूंकि इसका थोड़ा अभी हम जो कंटेंट कवर कर रहे हैं उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक्स्ट्रा लोडिंग भी साथ साथ करता रहूँ। जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं, इनका चूंकि पहला रिसर्च का सब्जेक्ट है, तो इनके लिहाज से भी कुछ चीज़ें कवर होती हैं, क्योंकि बिल्कुल नॉलेज इनकी नहीं है। तो जो आपकी पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस हो आप पूछें, वो कि सर ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है, ये चीज़ क्लियर नहीं है फ्रॉम पीएचडी पर्सपेक्टिव, तो उसको अलग से भी जो है ना वो डिस्कस किया जा सकता है। और कहीं पे आप समझते हैं कि जो एडिशनल टास्किंग की रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो मैं खुद भी इसमें मेरे जहन में होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं एडिशनली साथ साथ कराऊं भी, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूं कि उसको आप करें, और यू कैन बी प्रोएक्टिव योर सेल्फ टू। ठीक है, तो इस हवाले से हमने चल रहा है। बाकी मैंने आपको एक काम तो बता दिया कि इनका काम है रिसर्च टॉपिक पे रिसर्च सेलेक्ट करना, आपका टाइम काम होना चाहिए प्रोडक्ट डिसाइड करना, कि किस प्रोडक्ट को आप लेके चलोगे एज योर पीएचडी टॉपिक। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो आपके पास टाइम ज़्यादा है, और आपने यही जहन में रखना है कि जी हमने इस अपने पीएचडी के टेन्योर के अंदर कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसको हम कमर्शलाइज कर सकें। ठीक है, जिसको हम पेटेंट्स के फेज में जाएं, लोगोज या कॉपीराइट्स के फेजेस में जाएं, उनमें एक एक दो दो आपके कॉपीराइट लोगोज या आपके पेटेंट्स, यूटिलिटी ऑफ लीग डिज़ाइन पेटेंट्स, हम उन पे बात भी करेंगे। वो ऑल्दो इनका नहीं है, तो प्योरली वो मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से जो कमर्शलाइजेशन वाला फिनोमेना, लाइसेंसिंग एंड कमर्शलाइजेशन, वो कवर करूंगा। तो उसको टारगेट रखना है, बट उसके लिए आपने फिर कुछ चीज़ ऐसी सोचनी भी है। तो आपका जो लिटरेचर रिव्यू होगा वो सिर्फ रिसर्च पेपर्स नहीं होंगे पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपने प्रोडक्ट पेजेस को भी फिगर आउट करना है, कंपनीज को भी फिगर आउट करना है। ठीक है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट उस एरिया में चीज़ अवेलेबल है, उसको आपने अपने सामने रखते हुए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना है, और फिर उस तक जाने की कोशिश करनी है इन योर फर्स्ट फेज ऑफ योर पीएचडी डिसर्टेशन। एंड सेकेंडली फिर यू कैन इम्प्रूव अपॉन दैट, कि जी ये मिनिमम स्टैंडर्ड तो मैंने मेंटेन कर लिया है,
नाउ आई शुड मूव फॉरवर्ड, जिसके लिए देन यू कैन राइट सम ऑफ द फंडिंग प्रपोजल। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द पीएचडी परस्पेक्टिव इज द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंड। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंड जो है वो टीटीएसएफ के नाम से आता है, जो एचईसी, ठीक है, एचईसी का ये फंड है, ठीक है। और बाकी ठीक है, आप इंटरनेशनल फंडिंग को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देर इज नो लिमिट ऑन एक्सप्लोरिंग। ये ध्यान में रखो कि जो फंडिंग प्रपोजल्स की, दिस फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, जो मैं वादन से कर रहा हूँ वो आप लोगों को भी एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। जो फंडिंग्स की जो जनरली एक्सेप्टेबल या कहें कि एक्सेप्टेंस रेशियो है वो 20 to 25% होती है। मीनिंग सेइंग सो कि आप अगर 4 प्रपोजल सबमिट करेंगे, 4 से 5 प्रपोजल्स में एक प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। या आप ये कहें कि जी 4 और 5 प्रपोजल्स एक साथ सबमिट होंगे तो उनमें से एक एक्सेप्ट होगा, या 5 अटेम्प्ट्स में एक अटेम्प्ट कामयाब होती है। तो ये जनरल रेशो ये 20%, या इससे 20% इज आइडियल, इससे कम होती है जो मतलब थोड़े वीक लोग होते हैं। तो 20% अच्छे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो अच्छा प्रपोजल लिखता है वो भी 4-5 अटेम्प्ट के बाद कामयाब होता है। तो अपनी आप कोशिश करें कि आप जो प्रपोजल है, जरूरी नहीं कि प्रपोजल में मल्टीपल जगहों पे सबमिट हो सकता है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपकी एक्सेप्टेबिलिटी की एक जो जो प्रोसेस है वो लंबा है। इनिशियल सबमिशन है, उसका रिव्यू प्रोसेस है, फिर उसकी करेक्शन प्रोसेस है, उसकी प्रेजेंटेशंस हैं, फिर दोबारा आपकी फंडिंग के ऊपर डिस्कशंस हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो आप 1, 2, 3 जगहों पे अपने काम को लेके चल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और अगर एक जगह पे एक्सेप्ट हो जाए और दूसरी जगह पे भी आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो देन यू कैन गो फॉर द इम्प्रूव्ड वर्जन, एडिशनल थिंग्स, वेर यू कैन ऑलवेज से कि जी इस हद तक मुझे फंडिंग अवेलेबल हो गई है, मैं ये यहाँ से करूंगा और अगला स्टेज जो है वो इधर से आपके पास से कर सकता हूँ। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, शुड बी ट्रूथफुल। तो पीपल दे क्रेडिट दोज थिंग्स, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड के कमर्शलाइज चीजें हो। तो कमर्शलाइजेशन के वर्जन होते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ठीक है। तो आप वर्जन 1 एक जगह एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर वर्जन 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। सो उस हवाले से भी आपने पीएचडी स्टूडेंट को, यानी बीइंग आप माशाल्लाह जो आपकी कैपेबिलिटी है, एक्सपेक्ट कि आप जो है वो एटलीस्ट एक एक फंडिंग भी ले सकते हो आराम से अपने प्रोडक्ट की प्रोटोटाइपिंग से इंडस्ट्रियल वर्जन पे जाने के लिए। प्रोटोटाइपिंग आप खुद करें, बट टू मेक इट एन इंडस्ट्रियल वर्जन यू शुड बी एबल टू गेट अराउंड 10 to 20 मिलियन फंडिंग। आपको 20 मिलियन टारगेट रखना चाहिए कि 20 मिलियन की फंडिंग मुझे मिले अपने काम के लिए, और आपका प्रोडक्ट भी ऐसे ही हो जो कि 20 एक मिलियन के अंदर बनने वाला हो। इतना आपको अपना टारगेट रखना चाहिए कि इतना मैंने ऐसी कोई प्रोडक्ट बनानी है। अब ये 20 मिलियन का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट की प्राइस 20 मिलियन हो। इट मीन्स कि आप उसमें 50% रखते हैं टुवर्ड्स दी इक्विपमेंट, 50% रखते हैं टुवर्ड्स दी सैलरीज ऑफ योर टीम, बिकॉज यू विल बी द टीम लीड, बट यू विल हैव अदर पीपल एज वेल ऑन बोर्ड, ठीक है। आप टीम लीड के तौर पे होंगे और बाकी लोग भी आपके साथ कुछ मास्टर्स के स्टूडेंट्स आपकी टीम में आ जाएंगे, आपके पीआई को पीआई यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो होंगे, यू विल बी टीम लीड। आप लीड कर रहे होंगे, कोई डिजाइन इंजीनियर्स आपके साथ एक दो होंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेप्स कुछ होंगे, तो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी आपके फंडिंग प्रपोजल में कवर होती है। तो इट मीन्स कि अगर आप 20 मिलियन का फंड लिख रहे हैं, तो 20 मिलियन के अंदर आप और एक डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, दैट टेक्स अराउंड 20% ऑफ योर फंड बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो आपके पास बच जाते हैं 16 मिलियन। 16 मिलियन में से 8 मिलियन आपकी सैलरीज के लिए आप फिक्स मुख्तस करते हैं, तो बाकी 8 मिलियन का आपका प्रोडक्ट होता है, जिसमें आपने, क्योंकि 8 मिलियन में तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना है, फिक्स्ड इक्विपमेंट भी खरीदना है, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट भी खरीदना है, पब्लिकेशंस के खर्चे भी, ट्रैवल के खर्चे भी, प्रमोशन के खर्चे भी, ये सारे उसमें डालने, ठीक है। तो एक्चुअली इक्विपमेंट इटसेल्फ जो आपका प्रोडक्ट होता है शायद वो 2-1 मिलियन का होता है, 2-2.5 मिलियन का आपका प्रोडक्ट होता है, जिसको आप फिर जब बेचने जाते हैं तो आप उसको एटलीस्ट 5 टाइम्स पे कोशिश करते हैं कि मैं इसको इतना मार्केट प्राइस से 5 टाइम्स नीचे हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में 10 मिलियन का है तो मैं 2 मिलियन का बना रहा हूँ, ठीक है। 5 टाइम्स तकरीबन तब आपकी सक्सेस स्टोरी है ना कि जी मैंने एक काम ऐसा किया है जो कि मार्केट के लिहाज से 5 टाइम्स लोअर प्राइस पे आई कैन मेक, जिसके लिए आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं कि ठीक है जी प्रोडक्ट है 10 मिलियन का, मार्केट में इंटरनेशनल अवेलेबल है, वंस आई मेक इट हियर आई कैन मेक इट अराउंड 1 to 2 मिलियन, ठीक है। तो दैट वुड बी द सक्सेस। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। सो अगेन डिसीजन इज
स्टूडेंट के आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में जाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, या आप हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है, या सिर्फ हार्डवेयर पे फोकस करना चाहते हैं। और फ्रॉम द सीएस परस्पेक्टिव, इट शुड नॉट बी ओनली अ नॉलेज प्रोडक्ट। सिर्फ एक theoretical dissertation should not be your target, that should be part of your product। एक नॉलेज प्रोडक्ट साथ आनी चाहिए, बट इट शुड बी आइदर अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इकोसिस्टम और हार्डवेयर बेस्ड इकोसिस्टम, और मिक्सचर ऑफ बोथ, जिसके लिए आप इंटरनेशनल ट्रेंड्स आप टारगेट कर सकते हो। आप जैसा सीएस की डोमेन्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी के दुनिया में जा सकते हैं आप। अगेन मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, दिस इज पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, इट इज गोइंग टू बी देयर, बट दैट शुड नॉट बी फोकस ऑफ योर, दैट शुड बी assistive technology। Your actual product should not be just using the, you're focusing on machine learning and deep learning. It should be that social impact, social aspect of that product, which should be the focus, कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ, जिसके लिए you can work out on many related technologies to assist you। तो बहरहाल खैर, ये चीज़ें फर्दर रिफाइन भी होती रहेंगी, आप इस पे इसको लेके चलें। ये एक बॉटम अप अप्रोच पे भी आप जा सकते हो, और एक टॉप डाउन अप्रोच पे भी आ सकते हो। टॉप डाउन अप्रोच ये होती है कि आप पहले एक टारगेट कर लें प्रोडक्ट को, इकोसिस्टम को, और फिर उसको अपने लिहाज से नीचे आएंगे, जी मैं इसको फिर कैसे करूंगा, यानी टारगेट मेरे पास सामने है। दूसरा ये कि अभी आप एक बिल्कुल ऐसा आइडिया सोचोगे जी, जिसके ऊपर फिर आप बिल्ड करना शुरू करोगे जी। ये अभी प्रोडक्ट सामने नहीं है मेरे, लेकिन टू स्टार्ट विद आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आई कैन ऐड लीव्स एंड ब्रांचेस टू दिस। तो both approaches are equally valid and applicable, so that the decision of the student, but make full use of your time। ठीक है। So okay जी, so this is as far as the some of the premise is concerned, or let's go towards the content। जो आज हमने कुछ और रखा हुआ था, मैंने जो लास्ट क्लास में कंटेंट कवर किया था, उसमें हमने बात की थी अगेन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बात की थी। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, R&D स्पेंडिंग के बारे में बताया था। और हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कि किस तरीके से कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं। ये जो R&D या रिसर्च रखी जाती है, क्यों रखी जाती है? जो आप दुनिया की 10 लार्जेस्ट इकनॉमीज हैं उनको जब देखते हैं, उनके इकोसिस्टम को देखते हैं, तो उसमें आपको क्या अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसराइल को देखा था, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स क्लास में डिस्कस की थी। एक बुक को हमने थोड़ा सा उसके कुछ एक चैप्टर के कंटेंट देखे थे। तो एम ये था कि दैट दैट शुड बी दी मोटिवेटिंग पॉइंट फॉर एवरीबॉडी, के ये चीज़ें दुनिया में होती हैं, और हमने भी मायूस नहीं होना, बल्कि पॉजिटिव तरीके से सिस्टम को लेके चलना है, और एक कंसिस्टेंट अप्रोच के ऊपर चलना है। खैर, इस पे हमने बात की थी, और इससे पहले हमने जो जब काम शुरू किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरीली स्पीकिंग रिसर्च के अंदर जो है वो 3 बड़े बड़े एरियाज पे फोकस हम करते हैं। एक है कि हमने पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, यानी रीडिंग वाला डोमेन। और रीडिंग के अलावा हम दूसरा डोमेन काम करते हैं राइटिंग वाला, कि अब लिखना है तो कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है। और द थर्ड थिंग इज दी ओवरलैपिंग डोमेन ऑफ बोथ, जिसमें आप प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, कि लिखते हुए क्या दिखाना है, बोलते हुए क्या दिखाना है। तो इन सब चीज़ों को हम किसी हद तक कवर करेंगे। रीडिंग वाले जो हमारा मॉड्यूल है, उसके अंदर मैंने आपको टाइप ऑफ पब्लिकेशंस पे हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने कहा था कि फॉर्मल रिसर्च इज ऑलवेज टू बी सपोर्टेड बाय पब्लिश्ड स्टफ, जिसके लिए broadly speaking we have 2 types of publications। One is towards the conference sites, second is towards the journal sites। conferences के बारे में हमने बात की थी कि जी conferences in fact are occasions of face to face interaction to improve upon the mutual style of working, to improve or to promote the PR, to promote mutual discussions, to promote local culture, to promote local thinking। तो इन हवालों से फेस टू फेस मुलाकातों के लिए कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जाती हैं, साल में एक दफ़ा होती हैं, और उनके जो क्वालिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए थे कि क्या क्या चीज़ें जिनको देख के एक अच्छी कॉन्फ्रेंस के बारे में आप डिसीजन कर सकते हो। जर्नल्स पे हमने आना था, जर्नल्स की बात हमने नहीं की थी। सो पहले तो मैं साथ से, और आपका नाम क्या है? अम्मार से पूछता हूँ जी, क्या आपके जहन में है क्लैरिटी अबाउट journal publications? What are, when a publication is called a journal publication? जी। सर नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च जो होती हैं, ठीक है, जनरल
वो भी हो सकती है, या आप कोई अपना टॉपिक वगैरह चूज कर सकते हैं नहीं तो। नहीं, जनरल का मतलब ये वो जनरल GENERL, जनरल टायर नहीं है। JOURNAL, जर्नल। जर्नल की बात कर, तो वो जो पब्लिकेशन किसी जर्नल के अंदर होती है, वो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या होती है? आपने भी अपना टॉपिक कुछ ना कुछ फाइनलाइज किया है ना, सबने कर लिया है। जी सर। ठीक है, आप लोग इस प्रोसेस में हैं, कुछ देख रहे हैं, ठीक है, और अभी जैसे आपने कहा हम कुछ करके भी आए, तो उस पर भी बात करते हैं। तो आपके अब एरियाज डिफाइंड हैं, उन एरियाज के अंदर आपने आप रिलेटेड पब्लिकेशंस के साथ अपने आप को अलाइन करना है ना। उसमें कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि वो क्या होता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने 5 से 10 कॉन्फ्रेंस पेपर्स डाउनलोड किए होंगे। जी सर, ठीक आप है, टॉपिक शेयर भी किए थे सारे। हाँ, और वो आपकी एक स्लाइड के ऊपर होने चाहिए कि मेरी स्लाइड है जी, फ्रंट स्लाइड है, ये टाइटल है, ये मेरे सुपरवाइजर का नाम है। सेकंड स्लाइड पे ये मेरी पहली पब्लिकेशंस की लिस्ट है जिसमें कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, और उनके क्वालिटी क्राइटेरिया जो है वो ये फुलफिल हो रहे हैं। ये इस कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडेक्स भी है, कॉन्फ्रेंस जो है 10वें नंबर पे हो रही है, कॉन्फ्रेंस वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो IEEE की कॉन्फ्रेंस है, स्प्रिंजर की, एल्सवेयर की है, और इसका इतना एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रेट है, समथिंग लाइक दिस। तो वो 3 4 5 चीजें आपने उनके पेपर्स के लिहाज से मेंशन करनी है, जब तक ताकि एक आदत पड़े आपको। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी एक आपको एक प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी ना, कि जब भी आप पेपर देखेंगे तो आप ला मोहल्ला सोचेंगे कि ये 4 5 चीजें इसकी हैं कि नहीं है। तो वो प्रैक्टिस के लिए आपने कॉन्फ्रेंस पेपर्स पे वो एक अप्लाई करना है। आप उसी में आपने कुछ जर्नल पेपर्स भी डाउनलोड किए होंगे, एक्सपेक्टेशन मेरी है, क्योंकि वी आर टू द 5th वीक। जी सर। तो आप ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होना चाहिए। नहीं देखा तब भी स्टिल टाइम इज देयर, यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज पेपर्स। साथ के लोग से मुझे लग रहा है कि उसने आज तक कोई पेपर नहीं देखा। सर पेपर देखे, मतलब इन दोनों पेपर नहीं देखा, पेपर देखे। पेपर मतलब डिफरेंट देखे हुए हैं, लेकिन अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया अभी। एक जो अच्छा, तो मैं अभी अगेन से तुमसे सवाल करूंगा जी, JOURNAL, जर्नल पेपर्स कौन से देखें, और क्या समझ आई आपको कि क्या चीज इसको जर्नल पब्लिकेशन क्यों कहूं, मैं इसको कॉन्फ्रेंस क्यों ना कहूं? सर ये है कि पेपर देखें, अभी इन दोनों में डिफरेंस काफी है, वो मैं इसको सर्च करूँ कि अच्छा, कौन से पेपर्स जर्नल्स की साइड पे रखे जाते हैं और कौन से जो है कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं। ओके, तो कोई कोई एक गेस वर्क किसी का क्या होता है जर्नल पेपर? सर अभी बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं नहीं है है। जर्नल्स पेपर को किस अच्छा, कैटेगरी में। चलो मैं अगर पूछता हूँ जी इनसे, साजिद अकबर खान, आप ऑनलाइन है, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर, इन माय ओपिनियन मेरे ख्याल में जर्नल्स वो होते हैं जो किसी रिसर्चर्स ने लिखे होते हैं सर। हाँ, और रिसर्चर्स ने तो कॉन्फ्रेंस पेपर भी लिखे होते हैं, फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? हम्म। अच्छा चलो, इकरा, आर यू लिसनिंग? यस सर। आपका कोई कमेंट ऑन जर्नल पेपर्स? सर जनरल पेपर तो वो हुए ना कि काफी लोगों ने इसको रिव्यू किया हो फिर उसके बाद पास किया हो। रिव्यू प्रोसेस कॉन्फ्रेंसेस का भी होता है, और वो भी हमने क्लास में एक वेब पेज खोल के आपको दिखाया भी था मैंने, कि ये ट्रैक्स हैं, इनके एसोसिएट एडिटर्स होंगे, रिव्यूअर्स होंगे, उनके कमेंट्स आएंगे, फिर आपका एक बाइनरी डिसीजन होगा, डिसीजन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का। तो रिव्यू प्रोसेस का होना एक अच्छी कॉन्फ्रेंस की निशानदेही भी करता है। तो रिव्यू प्रोसेस जहाँ पे होता है, वो यानी दोनों जगहों पे हो सकता है वो भी, अगेन सिर्फ रिव्यू प्रोसेस इज नॉट दी ओनली थिंग फॉर जर्नल्स। और जब नहीं है तो कुछ जर्नल्स में भी रिव्यू प्रोसेस नहीं है, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में भी नहीं है, तो इट मीन्स कि अगर नहीं है तो दोज आर नीदर गुड कॉन्फ्रेंसेस नॉट गुड जर्नल्स। ठीक है, तो ठीक है। और अच्छा, अच्छा। आप लोग लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हैं वो देखे हैं सबने? आपने इकरा सारे लेक्चर देखे? जी सर। समरीज आपने सबमिट की हैं? जी जी सर की है। और साजिद आपने?
जी सर, लेक्चर्स भी देखे हैं सर, समरी भी ओके, लास्ट लेक्चर तो सारी सबमिट करवा चुका हूँ। चले, ग्रेट ग्रेट। और आपने अम्मार जी लेक्चर सारे अटेंड किए सर। हैं आपने साथ? सर मैं लास्ट लेक्चर लिया, फर्स्ट लेक्चर से भी मतलब स्टार्ट किया और फर्स्ट हो गया, पूरे सेकंड का है। अच्छा, चलो, तो ज़रा उनको करके उनके जी जी, वो समरीज आप क्लास करें। करता हूँ। और एक काम आपने और करना है, बीइंग सीनियर स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर के मोहसिन साहब से आपने इन टच होना है। ठीक और जो लोग क्लास में हमारे इस कोर्स के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं ठीक उनको ज़रा कांटेक्ट करना है कि जी किधर हैं, कुछ लोग सिस्टम में काफ़ी 5 हफ्तों से गायब हैं। ठीक तो उन्हें काइंडली कांटेक्ट करें, उन्हें कहें सर के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, देखें इनकी समरी जो है ना वो आप डायरेक्ट मंगवाएं कि मुझे भेजें आप। ठीक। ठीक है, लेक्चर्स देख के। सही है, क्योंकि आखिरी वीक आ जाएगा और कुछ लोग सिस्टम में नहीं होंगे और फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मुझे जो है ना वो पास करते, तो फिर वो उस टाइम पे मुश्किल होगी उनके लिए। तो ये सबको करनी एक दफ़ा पर्सनल कांटेक्ट करके आप करें। एक दो लोग हैं जो कि ग्रुप में अभी तक एडेड नहीं है, उनके कांटेक्ट नंबर लें, उनको कांटेक्ट करें, उन्हें कहें सर के काइंडली आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। ठीक है, तो ताकि एटलीस्ट ग्रुप में सारे लोग आ जाएं। तो एक तो कुछ चीज़ें तो ये हो गई। और प्लस ये कि नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक 10 minutes presentation from everybody with graded marks, 10 graded marks, जिसमें आप अपने टाइटल को और यानी टॉपिक को डिफेंड करेंगे कि ये टॉपिक मैं लेना चाह रहा हूँ तो क्यों लेना चाह रहा हूँ, और मेरा सुपरवाइज़र कौन है। और इन केस ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स, आपकी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट कमेटी है वो जो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वो आप मोहसिन से लें कि जी क्या प्रोसेस है टू गो फॉर द इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉर द थीसिस डिफेंस ऑफ पीएचडी स्टूडेंट। उसमें जो आपका पहला स्टेज है वो प्रपोजल डिफेंस का स्टेज है। तो उस पॉलिसी को ज़रा, लेटेस्ट पॉलिसी को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसमें देखें कि कौन कौन से लोग हैं जो कि जिनका कोई नॉमिनेशन या ऑफिस ऑर्डर होना है। तो वो आप अभी से आप उस पर होमवर्क शुरू कर दें, उनसे कॉन्टैक्ट भी करें और उनके साथ इन टच भी हो ताकि आपका टॉपिक रिफाइन हो सके। ठीक। तो अब वो आपने डिसाइड करना है उसमें इंटरनल कौन होंगे, एक्सटर्नल कौन होंगे, ये सारा देख लीजिएगा उसके अंदर। ठीक है, एंड गिव मी सजेशंस के सर ये सजेस्टेड इंटरनल्स हैं, ये एक्सटर्नल्स हैं, ताकि उसको फिर हम अकॉर्डिंगली उनको ऑन बोर्ड कर सकें। सो सेम इज फॉर एवरीबडी। तो अगली क्लास में जो है ना इट्स 10% वेटेज। सो एवरीबडी, जो डिस्टेंस लर्नर्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हो, जो ऑन कैंपस हैं वो ऑन कैंपस अवेलेबल हो। तो ये आप स्पेशली एक ना मैसेज भी साथ ग्रुप में कर दीजिएगा ठीक इस पर्सपेक्टिव से। और जब आप कांटेक्ट करें तो उनको भी बताइएगा जी के अगली क्लास में जो हमारी शायद एक रमज़ान से पहले एक क्लास और है जो रेगुलर अगली वाली होगी, उसमें रमज़ान नहीं होगा ना, तो वो हम उस क्लास को रेगुलरली यूटिलाइज करें और आप उसमें अपनी पहली प्रेजेंटेशन दे दें। ठीक है, दैट इज़ बिफोर मे बी शायद मिड टर्म उसके बाद अगले से वीक में शुरू होगा। तो इसी प्रेजेंटेशन के अंदर से क्वेश्चंस आपके मिड टर्म एग्जाम में भी होंगे। तो ये एक कम्युनिकेट आप कर दीजिएगा। और अभी अगेन एक चीज़ के साथ ही लिंक्ड अप है कि नेक्स्ट क्लास भी हमारी जो है वो इसी टाइम पे होगी, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम लोग हैं वो इस शाम वाले स्लॉट पे अवेलेबल है। सर, इसमें मेरी एक और डिटेल क्लास में हाँ होती है, लेकिन फिर आप एक क्लास को दोनों क्लास रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है, वो तो अब हर एक का मसला ये होगा ना कि सुबह भी है शाम को भी क्लास है। बट ज़्यादा लोग चूंकि 3 से 6 पे राजी हो रहे हैं तो इसलिए अब एक दो लोग, आप सही है, मैंने देखा है कि आपकी विलिंगनेस सुबह की है, एक आध और की भी है, बट ज़्यादा लोगों की शाम की विलिंगनेस। तो शायद इसकी वजह ये होती है कि सुबह लोगों को दूर से कहीं से आना है तो वो शायद कोई जहलम से एक आध आता है तो प्रोबेबली उनके आने का इशू है या रात के स्टे का इशू है, समथिंग लाइक दिस। इस वजह से वो थोड़ा, कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा लेट टाइम पे हो। तो आप ये कर सकते हो कि इसको इस तरह मैनेज करो कि आप हन्नान की क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी भी रिकॉर्ड हो रही है। प्रेफरेबली एक क्लास को आप रिकॉर्डिंग पे ले लें और एक क्लास को आप रेगुलर ले लें, या आप कोर्स चेंज कर लें, वो भी आप कर सकते हो। द चॉइस इज विद यू। आप तो यू हैव टाइम एंड यू आर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो यू कैन डू दिस। ठीक है। सर, इसमें एक वो चीज है, सुपरवाइजर है, ये पहले सुपरवाइजर से कांटेक्ट करके क्लियर करना है, जस्ट नेम। जी जी, सुपरवाइजर जस्ट नेम नहीं है, यू हैव टू, ये सब के लिए पॉइंट है कि सुपरवाइजर के साथ इन टच होना, उसके नखरे देखना, सुनना, बर्दाश्त करना, दो चार के साथ मिलना, एक को सेलेक्ट करना, ये ट्रेनिंग या लर्निंग का हिस्सा है। तो सिर्फ नाम नहीं लिखना, क्योंकि आप उनकी कुछ, मैं आगे आपको कुछ थीसिस सबमिशन फॉर्म्स दूंगा तो उसमें उनके सिग्नेचर भी चाहिए होंगे, तो ऐसे लिख दोगे तो वो बाद में राजी नहीं होंगे।
तो आपने जिन जिन से पढ़ा है उनसे अप्रोच करें इस हफ्ते के अंदर, और अकॉर्डिंगली किसी एक सुपरवाइजर को अपने साथ राजी करें कि मेरा ये टाइटल है, इस पे आप मुझे जो है वो असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपने फिगर आउट करनी है। पूरा हफ्ता है, बल्कि पूरा हफ्ता तो नहीं, मैं कहूँगा कि पिछले 3-4 हफ्तों से ये काम शुरू कर देना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस हवाले से अगर कोई और डाउट है तो बेशक अभी आप क्लियर कर सकते हैं। तो खैर, दिस इज जस्ट दी थिंग्स जो कि शायद क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, तो लेट्स मूव ऑन टू दी जनरल पब्लिकेशंस की जो डेफिनेशंस या कहें कि क्या चीज़ें हैं। मैंने एक चीज़ आपको शायद पहले भी बताई थी कि द पर्पस of doing any research is to publish your work. And why we publish? Because हम इसलिए पब्लिश करते हैं कि हम कोई नई चीज़ हमने निकाली है, कोई क्रिएटिविटी हमारे जहन में आई थी जिससे हमने वो चीज़ प्रोड्यूस की है। तो इट्स नेचर, या कहें नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि वंस यू डू समथिंग विच इज नॉट नोन टू अदर्स, यू ट्राई टू announce it, you try to tell it because you feel कि मैंने कोई अचीवमेंट है, you feel that there is something which you have done, so it must be given to other people so that you get tapping, you get the acknowledgement from people. So इस मकसद के लिए आप हमेशा पब्लिश करते हैं अपने काम को, ताकि, और पब्लिश करने के प्रोसेस इसलिए गुजरते हैं कि वो एक फॉर्मल तरीका है आपके काम को वेरीफाई करने का, बिकॉज इट्स अ थर्ड पार्टी एक्सेप्टेबिलिटी। आपको चीज़ अच्छी लगी, आपने कर ली, बट उसकी गारंटी उस वक्त होगी जब कोई एक दूसरा बंदा जो कि एरिया एक्सपर्ट है और आपको नहीं जानता और आपके काम को पढ़ के समझ के उससे अप्रूवल देगा कि ठीक है। सो इसलिए यू ट्राई टू पब्लिश योर रिजल्ट्स विच मे बी new results or improvement of some existing results, same product which has already been done or some new product or some improved product, but you always get the third party verification. और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पब्लिकेशन की, आई डोंट नो ये स्लाइड मैंने आपको पहले शो की थी, मकसद ये होता है हर रिसर्चर के कि उसने डेवलपमेंट करनी है तो ही और शी हैज़ टू गेट द ग्रांट्स, and grant awarding bodies will not give you the funding until unless you have good research papers published in related domains in good quality conferences and good quality journals. So जो जर्नल्स होते हैं, अगर आप जर्नल्स की, ये जो नाम लिखा हुआ है JOURNAL, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट GENERAL के अमूमी तौर पे जो पब्लिक, वो लफ्ज नहीं, इसका लफ्ज है। तो जर्नल जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर वो जगह जो कि पीरियोडिकली आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहा होता है, पीरियोडिकली मींस के या वो रोजाना आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है, या वो हफ्ते में एक दफा आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है, या वो महीने में एक दफा पब्लिश कर रहा है, या वो 6 महीने में एक दफा कर रहा है, और पूरे साल के उसके जो ये शुमारे हैं उनको फिर वो एक वॉल्यूम में प्लेस कर देता है। तो ऐसी जगह को, ऐसे एवेन्यू को हम नाम देते हैं कि एक जर्नल है। लाइक रोजनामा जंग जो है ये एक जर्नल है, डॉन एक जर्नल है। सिमिलरली टेक्निकल जर्नल्स भी हैं, ये रेगुलर या कहेंगे जो कॉमन आप न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने एडिशंस, यानी इनका डेली एडिशन एक आता है। तो आप अपने इर्द गिर्द की आसपास बहुत सारे ऐसे देखते हो जो कि जिनके एडिशंस आते हैं महीने में, हफ्ते में, साल, 6 महीने में। तो ऐसी जो भी चीज़ है उसको हम जर्नल कहते हैं, राइट। और टेक्निकल जर्नल्स में भी यही सेम डेफिनेशन अप्लाई होती है। सो वी हैव इश्यूज, वी हैव एडिशंस which are monthly, which are daily, which may be half yearly, which may be 3 monthly, quarterly, डिपेंड करता है। तो ऐसी चीज उसको हम नाम देते हैं जर्नल। इसमें कोई प्रेजेंटेशंस नहीं होती, बल्कि इट्स मोर ऑफ योर टेक्निकल कंटेंट विच इज पास्ड थ्रू अ रिव्यू प्रोसेस, एंड it is accepted with some of the conditions based on कि आपका काम फौरन एक्सेप्ट किया जा सकता है या विद रिवीजन्स एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। बट ये कि एक रिव्यू प्रोसेस से आपका आर्टिकल गुजरता है और फिर उसके बाद वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या प्रिंटेड फॉर्म में पब्लिश हो जाता है इनटू सम ऑफ द एडिशंस ऑफ अ जर्नल, राइट। सो जर्नल इस तरह की एक चीज होती है। हम एक जर्नल ओपन भी कर लेते हैं। लाइक मैं इधर खोलता हूँ फॉर एग्जांपल, किसी एक जर्नल को हम खोल लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स।
Okay, so let me share this online as well. ठीक। अच्छा जी, देखिए अभी एक वेब पेज है जो एक जर्नल का वेब पेज है। इस जर्नल का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स, और ये पब्लिश करता है एल्सवेयर, इसका पब्लिशर है एल्सवेयर। ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स मेंशन्ड हैं। लाइक इसके अंदर आपको कुछ इधर एक पैरामीटर इम्पैक्ट फैक्टर का नज़र आ रहा होगा, एक साइट स्कोर नज़र आ रहा होगा। तो जर्नल जो है ये कुछ बेंचमार्क्स, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स फॉलो करते हैं, और उसके लिए इनकी कुछ साइटेशन डेटाबेसेस हैं जिनके साथ ये अपनी रजिस्ट्रेशंस करते हैं। तो वो जो बड़े बड़े साइटेशन डेटाबेसेस हैं उनमें एक नाम है स्कोपस का, एक नाम है वेब ऑफ साइंस का। वेब ऑफ साइंस कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स कैलकुलेट करता है, सिमिलरली स्कोपस भी कुछ बेंचमार्क्स कैलकुलेट करता है। जो इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ शो हुआ हुआ है, ये इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे नीचे शो करेगा इसकी डेफिनेशन को, और बताएगा जी कि ये क्लैरीवेट एनालिटिक्स ने 2024 में दिया है। और इसके लिए एक जर्नल साइटेशन रिपोर्ट पब्लिश हुई है। विजिबल है आपको? बता रहा है कि जी ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है, इट मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस रिसीव्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर बाय पेपर्स पब्लिश्ड इन द जर्नल ड्यूरिंग द टू प्रीसीडिंग ईयर। और ये 2023 की जेसीआर है जो कि 2024 में छपी है। इन अदर वर्ड्स दिस इम्पैक्ट फैक्टर इज ऑफ ईयर 2023। ईयर 2024 गुजर चुका है बट अभी तक इम्पैक्ट फैक्टर नहीं आया है, ऑल्दो 25 आ चुका है। तो इसके पीछे वजह ये है कि 2024 दिसंबर में खत्म हुआ था। दिसंबर 2024 को गुजरे हुए कितना टाइम हुआ अभी? आगे चल रहे हैं। 2 महीने हुए, ठीक है। तो जो क्लैरीवेट एनालिटिक्स की टीम है ये दे हैव स्टार्टेड देयर प्रोसेस फ्रॉम जनवरी 1 ऑफ कलेक्शन ऑफ दी साइटेशंस एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देर आर अराउंड 40,000 प्लस रिसर्च जर्नल्स जो कि इनके पास इंडेक्स्ड है इनटू द वेब ऑफ साइंस। एक नंबर, लास्ट नंबर जो था 22,000 है, बट नंबर इज इट गोज अप एंड डाउन। स्कोपस में जनरली 40-1,000 के करीब जर्नल्स रजिस्टर्ड हैं। तो ये जितने भी अच्छे पब्लिशर्स हैं ये अपने जर्नल्स को लाइमलाइट में लाने के लिए अपने आप को इंडेक्स्ड करवाते हैं इन इंडेक्सेशन एजेंसीज के साथ, जिनमें बड़े नाम मैंने क्या बताए, वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस। ठीक है। तो वेब ऑफ साइंस जो है, अगर मैं उसको खोल लेता हूँ, वेब ऑफ साइंस, तो उसके अंदर एक मास्टर जर्नल लिस्ट जो है पब्लिश होती है। ठीक है। इफ आई ओपन दैट, सो इट विल टेल मी कि जी एक दिस इज दी, इसने मुझे कहा है कि आप लॉगिन कर लें इसको। आप इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन जब करते हैं तो ये आपको कुछ लिमिटेड एक्सेस दे देगा। ठीक है। और लिमिटेड एक्सेस के साथ आप जो है वो अपने आप को यहाँ पे, लेकिन ये एक पेड प्लेटफॉर्म है। सारी रिसोर्सेज के लिए यू हैव टू बी अ पेड कस्टमर, या ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से आपको लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है, तो फिर आप उसकी ज़्यादा रिसोर्सेज को भी कवर कर सकते हैं। But with all the limited resources, if I log in, I have some of the aspects which can be seen. So now this is the front page of Master Journalist. ये क्लैरीवेट का नाम ऊपर नजर आ रहा है आपको, तो ये क्लैरीवेट एनालिटिक्स ने स्टैब्लिश किया हुआ है। इसकी हिस्ट्री देखें तो ये स्टार्ट किया गया था जिसको वेब ऑफ साइंस कहते हैं, इसको आईएसआई वेब ऑफ नॉलेज कहा जाता था। आईएसआई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। सो दैट वाज द फर्स्ट सेटअप जिन्होंने ये वेब ऑफ साइंस को का मकसद को फिगर आउट किया। और उसके बाद ये चला गया थॉमसन रॉयटर्स के पास, और थॉमसन रॉयटर्स से ये टेक ओवर कर लिया क्लैरीवेट एनालिटिक्स ने लेटली। तो अब ये क्लैरीवेट एनालिटिक्स स्टेब्लिश इसको लेके चलता है। अब ये एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, इनका अपना एक एकेडमिक और हायरार्की होगी, एक स्ट्रक्चर होगा, एक ऑर्गेनोग्राम होगा। और जितने बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं वो इनको अप्रोच करते हैं और इनकी क्वालिटी चेकलिस्ट को फुलफिल करते हुए अपने आप को इंडेक्स्ड करवा लेते हैं। अगर आप इंडेक्स्ड हो जाते हैं, इट मीन्स आप कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरा कर रहे हैं।
फर्स्ट इंडेक्सेशन के बाद यू देन स्पेंड एटलीस्ट 3 years, कीप ऑन पब्लिशिंग एज पर दी स्टैंडर्ड गिवन बाय देम। उस रिव्यू प्रोसेस में आप रहते हैं और अल्टीमेटली आप 3 साल के बाद आपको एक पहला इम्पैक्ट फैक्टर ये देते हैं बेस्ड ऑन दी कैलकुलेशन किससे आज आप इंडेक्स्ड होते हैं। अगर 2025 के अंदर, तो 25 में पब्लिश करेंगे, 26 में पब्लिश करेंगे और 2027 में आपको पहला इम्पैक्ट फैक्टर मिलेगा बेस्ड ऑन के 2027 में 25-26 की कितनी साइटेशन आई हैं। तो वो साइटेशन चली जाएंगी न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर में कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। सो अगर इसको हम एक जनरल आप जहन में रखें, अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड मार्कर नहीं है मेरे पास। सो द इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइटेशंस इन अ ईयर divided by, let me show the slide for that। इस जगह पे इसका एक इम्पैक्ट फैक्टर का यहाँ पे है। चलिए, ये थोड़ी सी ये आपकी, अगर इन केस ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स डिस्कनेक्ट होते हैं दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। सो अगर मैं इस वक्त ये स्लाइड शो करूँ आपको फॉर्मूला ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर के परस्पेक्टिव से। सो तो यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर ये बता रहा है कि जी आपके पास अगर ए वैल्यू है टोटल साइट्स इन 2023, क्योंकि अभी लेटली जो जेसीआर है वो 2023 की है। 2023 की साइट्स आपके पास आ गई जो कि बी वो नंबर है जो कि वो साइट्स है जो कि आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे 21-22 में, उनको साइट कर रही हैं, उनको रेफर कर रही हैं। तो सी इज डिफाइंड टू बी ए बाय बी। ठीक है, ऐसे ही है। सो सॉरी, बी बाय सी, इस तरह से कि वो साइट्स इसमें से सेपरेट सेपरेट कर लिए जो कि एक सबसेट है वो टोटल साइट्स का, क्योंकि पुराने आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे होते हैं ना, पुराने भी आर्टिकल्स थे उनको भी साइट्स मिल रही होती हैं, बट उन साइट्स को एक्सक्लूड करके लेटेस्ट जो आर्टिकल्स 2 साल वाले हैं उनको जो साइट्स मिली हैं वो चले जाएंगे न्यूमरेटर के अंदर। टोटल आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए 2 सालों में वो आ जाएंगे डिनोमिनेटर के अंदर। तो इट इज बी बाय सी विच वुड बी 2023 इम्पैक्ट फैक्टर, जो कि निकला हुआ है यहाँ पे। और कहाँ पे आया है? क्लैरीवेट एनालिटिक्स की जेसीआर के अंदर, जनरल साइटेशन रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये मैंने बताया क्यों? क्योंकि पहले अभी हमने बात की कि एक जेसीआर है और एक एमजेएल है। एमजेएल जो है वो उसमें एमजेएल में जो जर्नल्स होते हैं उन सबको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिलते। ये इम्पैक्ट फैक्टर पहली दफा मिलता है 3 साल के बाद। तो 3 साल पहले तक आप सिर्फ एमजेएल में होते हैं मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरा करते हुए। तो अगर मैं वापस चला जाऊं उसी के ऊपर जो मैंने खोला हुआ था और लिंक करूं वेब पेज को, ये वाला। अच्छा जी, सो इधर अगर आप देखते हैं कि जी ये वो फ्रंट पेज है। सॉरी, ये ऊपर इसमें इसमें जो है अभी तक वही नजर आ रहा है। हाँ, इसको हमने कर दिया खत्म और इसको दिखा दिया, अभी ये विजिबल है। ठीक है, सो इसके अंदर अगर आप देखते हो जी कि ये फ्रंट पेज है जो कि मास्टर जर्नलिस्ट का है। मास्टर जर्नलिस्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गोइंग इनटू जेसीआर। सो पहले इसमें जर्नल इंक्लूड होगा, 3 साल बाद उसको जेसीआर के अंदर जाने के चांस मिलेगा अगर उसने साइटेशंस और ठीक तरीका फॉलो किया। तो अगर आपने कोई भी जर्नल वेरीफाई करना है कि वो वाकई वेब ऑफ साइंस के साथ रजिस्टर्ड है, इंडेक्स्ड है, तो दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड टू इंसर्ट द नेम एंड गेट द कंफर्मेशन। रीजन ये है कि बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो ठीक जर्नल्स नहीं है। अपनी वेबसाइट्स पे क्लेम करते हैं कि जी हम हमारा इम्पैक्ट फैक्टर फलां फलां है, लेकिन वो होता नहीं है। ठीक है, आई कैन ओपन सम ऑफ दी सच जर्नल्स, लाइक हम यहाँ पे खोल के देखते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। मैं इधर नाम को एक डाल देता हूँ सिंपल, अभी जर्नल अननोन कुछ ना कुछ लेट्स सी निकालेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या बात करता है। तो फ्रैंक मुझे एग्जैक्ट जो है वो कुछ जर्नल्स के नाम नहीं पता, बट हम इसमें से STPI, अच्छी क्या है, कनेक्शन अनस्टेबल।
DOAG लिस्ट पे आ रहे हैं बहुत सारे इसका DOG लिस्ट BOG लिस्ट लाइक DOAG G ये J ये